नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 11वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले जो हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी विकल्प यहाँ से हुआ कंगारू चूहा। कंगारू चूहा ये बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक ये जीवित रह सकता है। उसमें यह विशेषता या अनुकूलता कह सकते हैं, उसके उत्सर्जन तंत्र यानी कि वृक्क की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण जो है ये पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, डचगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ आपका डी विकल्प से हो जाएगा, हंगुल या कश्मीर टैग से। डचगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1981 यानी कि 1981 में हुई थी। और यह राष्ट्रीय उद्यान हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए जो है प्रसिद्ध है। और तीसरा प्रश्न आपका, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा 22 मई को। जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता एवं समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने का जो है फैसला किया है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प से हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। तो कभी कभी हिंदी में पूछा जाता है, कभी अंग्रेजी में। तो याद रखिएगा, ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता जो पाई जाती है समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह एम्स्टर्डम में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक गैर सरकारी संस्था है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। छठवां प्रश्न है आपका, शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय नाम कब दिया गया था। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प से हो जाएगा 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है पुनः अब इसे मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय अब कर दिया गया है। सातवां क्वेश्चन है, सूची 2 से मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ एक तरफ है एल्यूमिनियम कंपनी और दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो सबसे पहला दिया गया है बाल्को। बाल्को कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है, यानी कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। कोरबा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। हिंडाल्को, हिंडाल्को ये आपका उत्तर प्रदेश रेणुकूट में है, यानी कि बी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद सी है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। ये आपका इसे इंडाल कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में INDAL। तो ये उड़ीसा हीराकुंड में है। तो सी का हो जाएगा पहला। और नालको, नालको ये आपका ये भी कोरापुट उड़ीसा में पड़ता है। डी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। 2 4 1 3 2 4 1 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी विकल्प से हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हैले राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जो है हुई थी। और यह उद्यान अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नौवां क्वेश्चन है आपका, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका आगरा है, दिल्ली और जयपुर। ये विकल्प सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, तो कोंकण के नाम से जाना जाता है। सी विकल्प से हो जाएगा। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान ये संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट जो है ये शामिल हैं। उत्तरी सरकार तट का विस्तार ये आपका गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट ये कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक जो है विस्तारित है। तो यहाँ पूछा गया भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो कोंकण के नाम से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 12वां प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, तो यह है मीथेन। सी विकल्प से हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, विकिरण तापमापी को। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 15वां क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व का मापन किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है कितनी, तो यह है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है, तो यह ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। महाविस्फोटक सिद्धांत या ये बिग बैंग सिद्धांत ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था और बाद में रॉबर्ट वैगनर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या जो है प्रस्तुत की। तो यदि पूछा जाए बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जॉर्ज लेमेंतेयर जो है इसके प्रतिपादक हैं। 18वां क्वेश्चन है आपका, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, कितने दिनों तक, तो 14 दिनों तक। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। 19वां क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था और आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दोस्तों, यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपी पीएससी हो या फिर यूपी SSC, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दें कि अनअकैडमी पर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज जो है कराया जाएगा। ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी पीएससी प्रीलिम्स के लिए है, जो कि प्रत्येक संडे को जो है दोपहर 1 बजे ये टेस्ट कराया जाता है और इसका एनालिसिस जो है शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो इस टेस्ट से आप लोग जो है ज़रूर जुड़िएगा। उसके बाद जो है अनअकैडमी प्लस का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है ये सभी फीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका जो बैच कोर्स है अनअकैडमी पे देख सकते हैं यहाँ पे कि लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका शुरू हो रहा है 30 मार्च से। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम को जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल
10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। EXAMLEARNER। तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो आपको जो 1260 पड़ेंगे। 3 मंथ का 3150, उसके बाद 6 मंथ का 5040, उसके बाद जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6300, 2 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए 7560 आपको पे करना है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप अनअकैडमी से जो जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य वित्त आयोग है एक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में जो है वर्णन है कि राज्य वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था का प्रावधान है। इसमें राज्य वित्त आयोगों का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है और राज्य वित्त आयोग एक जो है संवैधानिक संस्था है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 324 में, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है और अनुच्छेद 320 में जो है लोक सेवा आयोगों के कार्य से ये संबंधित है और लोक सेवा आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 315 में दिया गया है। 22वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिया गया है भाग 9 में, ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और इसे संविधान यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है स्थापित किया गया है। और 23वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो यह लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर यानी कि जो राजस्थान में है यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। 24वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, BR मेहता को। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है और वर्ष 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी, जो कि आगे पंचायती राज के रूप में जाना गया। 25वां क्वेश्चन है, अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह अब जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष जो है प्रख्यात वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो यह वेलाडीला खान, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है वेलाडीला खान। यहाँ से उत्तम कोट के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। वेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है और यहाँ की यानी कि छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। टिन जो है अयस्क कैसी स्टेराइट के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाए यदि टिन अयस्क को किस नाम से जाना जाता है, तो कैसी स्टेराइट के नाम से इसे जाना जाता है। 28वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ये 4 जुलाई
1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा उसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात जो है इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो दी गई वह 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, तो 18 जुलाई 1947 को। 29वां प्रश्न है, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो यह आपका भारत एवं पाकिस्तान के बीच, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडक्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच जो दिया गया ये 38वीं समानांतर रेखा जो है डिवाइड करती है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा डिवाइड करती है। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण होता है और भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा। तो यहाँ पे जो है पूछा गया रेडक्लिफ लाइन, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच है ये। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम का फुल फॉर्म जो होता है TRYSEM यानी कि ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये योजना जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समर्थन के घटक के रूप में जो है वर्ष 1979 में प्रारंभ की गई थी। 1979 में शुरुआत हुई थी ट्राइसेम की। 31वां प्रश्न, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे नरकसे से। अर्थशास्त्री रैगनर नरकसे ने वर्ष 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का विवेचन करते हुए यह मत व्यक्त किया था कि गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीब बने रहते हैं। 32वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले दिया गया सर्व शिक्षा अभियान, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में, यानी कि ये का हो जाएगा तीसरा। साक्षर भारत अभियान की शुरुआत 2009 में हुआ था, तो बी का हो जाएगा चौथा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, सी का पहला। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये आपका 1988, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 4, 1, 2, तो आप देख सकते हैं विकल्प डी जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो यह तमिलनाडु, ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो तमिलनाडु का लिंगानुपात जो है 996 है। उसके बाद कर्नाटक का लिंगानुपात है 973, आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 993 और उड़ीसा का लिंगानुपात जो है 979 था। तो इन 4 विकल्पों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात देखा जाए तो तमिलनाडु का है। और ओवरऑल जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात जिस राज्य का है केरल का है। 34वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसको? तो यह इलाहाबाद से हल्दिया, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो इसमें त्रिज्ञान नहीं थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोएगई, पूडम और तिरुमंगई ये अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान ये अलवार संत नहीं थे। 36वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वह थे सुभद्र, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे और यहाँ पर सूकर माधव भोजी सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। 37वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप डिजिनेस्ट का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया। 30 दिसंबर 2020 को पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल ऐप डिजिनेस्ट का प्रारंभ किया और यह राज्य जनसंपर्क विभाग के कामकाज में अधिक स्वचालन तथा प्रभावकारिता के लाने के उद्देश्य से इस ऐप का विकास किया गया है।
और तीसरा प्रश्न है, म्यांमार ने कौन सी भारतीय पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है? तो यह है INS सिंधुबीर। बी ऑप्शन से हो जाएगा। 26 दिसंबर 2020 को म्यांमार ने आधिकारिक तौर पर जो है भारत द्वारा सौंपी गई INS सिंधुबीर पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। और INS सिंधुबीर ये सबमरीन को म्यांमार ने UMS मिनी थिंकथू नाम से अपनी नौसेना में शामिल किया है। 39वां प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ICG ने मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग के लिए 7 एशियाई देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से कौन सा देश इस समझौते का सदस्य नहीं है? तो इसमें लाओस शामिल नहीं है, डी विकल्प सही हो जाएगा। दिसंबर 2020 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग के लिए 7 एशियाई देश, जिनमें जापान है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, फिलीपींस है, म्यांमार है, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ जो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में लाओस जो है शामिल नहीं है। 40वां प्रश्न है, 19 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया, उन्हें वर्ष 2005 में रेमन मैक्स से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दूसरा है, वर्ष 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और तीसरा है, वह चेन्नई स्थित अडयार कैंसर संस्थान की अध्यक्ष थीं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, तीनों ही कथन जो है सही हैं। 41वां क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया कब? तो यह किया गया आपका 18 जनवरी 2021 को। 18 जनवरी 2021 को देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य देश में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। तो यहाँ पे डेट याद रखिएगा, 18 जनवरी 2021 को जो है देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया है। 42वां क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 जनवरी 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया। और स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित इस कार का निर्माण BEML लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है और इसका निर्माण मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए किया जा रहा है। 43वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या संख्या युग्मों को चुनिए। दिया गया 7 का संबंध 49 से, तो 11 का संबंध किससे होगा? तो अब देखें 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121, यानी कि ये विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। 44वां प्रश्न, एक विशिष्ट कोड भाषा में मनी MONEY को ZDONN लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में RATED को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यम को कोड किया गया है यहाँ पे किस में? यन में, यानी कि लास्ट में। पहले वाले को लास्ट में कोड किया गया है, फिर जो है ओ को कोड किया गया है यन में। तो एक प्लस हो रहा है, यानी कि यम के बाद यन आता है, फिर यन के बाद ओ आ रहा है। तो एक पहले तो प्लस हो रहा है +1, फिर जो है -1 हो रहा है। तो इसी तरह जो है आपको रेटेड को भी कोड कर लेना है। तो आर का कोड कितना हो जाएगा? आर का कोड हो जाएगा यस। तो यस जो है लास्ट में लिखा जाएगा। फिर जो है ए को -1 करना है, ए के पहले क्या आता है जेड, तो जेड पहले लिखा जाएगा। फिर इस तरह आपको टी को कोड करना है, टी के बाद क्या आता है यू, तो यू को आपको लिख देना है। ई के पहले क्या आता है? तो डी, डी पहले लिख देना है। और डी को +1 करना है, तो डी को +1 करेंगे तो ई हो जाएगा, तो ई सबसे पहले हो जाएगा। तो EDUJDS आंसर जो सही हो जाएगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। तो ए में दिया गया सी और वाई, तो सी और वाई में डिफरेंस कितना है? तो -4 का। उस तरह एन और जे में यहाँ भी -4 का जो है डिफरेंस है। फिर जो है आर और एन के बीच आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यानी कि घटते हुए क्रम में है, तो माइनस लिख देंगे। यस और एन में आप देखेंगे तो -5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे पूछा गया भिन्न कौन सा है, तो डी ऑप्शन जो है आपका भिन्न हो जाएगा।
46वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए यदि पॉपुलर को कोड किया गया है QPQVMBS, तो फेमस का कोड आपको बताना है क्या होगा। तो P को जो है कोड किया गया है Q में, O को कोड किया गया है P में, फिर जो है P को Q में। तो आप देख रहे हैं कि +1 जो है ऐड होता चला जा रहा है, तो फेमस को भी उसी तरह आपको कोड कर देना है। तो F के बाद +1 कर देना है आपको, F के बाद क्या आएगा तो G, फिर जो है A के बाद B आ जाएगा, M के बाद N आ जाएगा, O के बाद P आ जाएगा, फिर U के बाद V और S के बाद T। तो आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे आप देखिए GBNPVT, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है यदि तुषार का जन्मदिन 11 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। तो 5 जून से लेकर के 5 जून से लेकर के जो है 11 दिसंबर तक दिनों की संख्या को काउंट कर लेंगे। तो जून में 5 टोटल कितने बचेंगे, 5 जून दिया गया है तो 25 आपका शेष बचेगा, तो जून 25 हो गया। जुलाई होता है आपका 31 का, अगस्त भी 31 का होता है, और सितंबर 30 हो जाएगा, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर में जो है आपको 11 तक लिखना है। टोटल को आप काउंट करेंगे तो हो जाएगा 189। तो तुषार के जन्मदिन की तिथि आप 189 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल डिवाइड हो जा रहा है कितनी बार में, 27 बार में। तो शेष दिनों की संख्या जो शून्य बच रहा है, तो कौन सा दिन होगा आपका, तुषार की जन्मतिथि जो है सोमवार ही होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यदि शेष बचता 1, 2 तो जितना भी शेष बचता उनमें हम जो है यानी सोमवार में ऐड कर देते हैं, तो शून्य शेष बच रहा है तो आपका सोमवार में जो है सोमवार ही होगा। 48वां क्वेश्चन है, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा। तो यहाँ जो है प्रश्न में कह रहा है आगामी परसों रविवार है, इसलिए आगामी कल क्या होगा, तो शनिवार हो जाएगा। तो आगामी कल के गत परसों कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, कथन दिया गया, पहला मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, दूसरा है सुनील बुद्धिमान नहीं है। तो निष्कर्ष पहला है सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, दूसरा है निष्कर्ष कि सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, केवल निष्कर्ष एक जो है निकलता है। यहाँ दिया गया कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी जो है बुद्धिमान हैं तथा सुनील बुद्धिमान नहीं है, अर्थात सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, इससे निष्कर्ष एक जो है आपका निकलता है। जबकि सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए से जो है कथन का कोई संबंध नहीं है, तो केवल जो है निष्कर्ष एक जो है आपका निकलेगा, तो ये बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपना नया महानिदेशक निर्वाचित किया है। तो डॉक्टर अजय माथुर, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 15 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने टेरी के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। उन्हें ISA सदस्यों की पहली विशेष सभा में निर्वाचित किया गया था और वर्तमान में वह नई दिल्ली स्थित टेरी का फुल फॉर्म जो होता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के महानिदेशक के रूप में वह कार्यरत हैं। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ है, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में जो है इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों जो है ये था आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए GS का 11वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 10 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।